नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन मोड में कांग्रेस। जी हां, जहां भाजपा के लिए अब कांग्रेस एक नई रणनीति लेकर के आ गई है जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है। लेकिन क्या वाकई ये नई रणनीति भाजपा के लिए एक चुनौती बनेगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल कांग्रेस के जय जवाहर जय भीम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दलित मुस्लिम गठजोड़ पर कांग्रेस की अब सीधे तौर पर नजर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बता दें, पूरी तरीके से हर कोई नजर आ रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की पसमानदा रणनीति को कुंद करने के लिए कांग्रेस जय जवाहर जय भीम अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी इस अभियान के जरिए एक बार दलित और मुसलमानों के बीच पीठ बनाने की कोशिश करेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस नेता रत्नेश मिश्रा। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रत्नेश जी, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होती नजर आ रही है। हालांकि हमेशा से कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनका संगठन ही नहीं है। देखिए, ये बात सरासर गलत है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है जी। मेरा जो पैतृक जिला है गोंडा पड़ता है, वहाँ पर हमारी पूरे जिले की कमेटी है। हमारे जिले में 16 ब्लॉक है, 16 ब्लॉकों में ब्लॉक कमेटी है। हर एक ब्लॉक में बूथ कमेटी भी हमारे जनपद में गठित है। तो कोई अगर ये कहे कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो ये बचकानी बातें हैं। ऐसी बातों पर आप जैसी बड़ी पत्रकार को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, देखिए, इतिहास को अगर हम खंगालेंगे तो सदैव दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करती रही है कांग्रेस पार्टी, और उनके हक और हुकूक के लिए, चाहे वो विधिक प्रक्रिया के तहत उनको मजबूत करने की बात हो, चाहे वो संविधान में उनके अधिकारों को रखने की बात हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनसे जुड़े हुए अधिकारों को लागू कराने की बात हो, उसके लिए हरदम कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। और इन दोनों समुदायों के लिए कांग्रेस पार्टी के एक लंबे संघर्ष का इतिहास रहा है। ये बात अलग रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण कुछ वोट बैंक हमसे छिटक गए, कुछ जातिवादी राजनीतिक दल सत्ता उभर कर आए अलग अलग प्रदेशों में, और उन्होंने उन वोट बैंकों को तोड़ा। लेकिन आज उन दोनों समुदायों को ये पता चल चुका है कि हमारे साथ जो पिछली जो हमारी वास्तविक हमारी हितों की चिंता करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और धीरे धीरे उनके साथ जा रहे हैं। विकास जी, जी, अभी रत्नेश जी ने अपने डीएम फॉर्मूले को, गठजोड़ को लेकर के अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत है। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है, कितना नहीं है। एक चुनाव हो, 2 चुनाव हो, 3 चुनाव हो, विगत में ये कहूंगा कि 7, 8, 10 चुनाव आप उठा के देख लीजिए। 90 के बाद के दशक के तो कांग्रेस की स्थितियां आपको सताई क्लियर हो जाएगी। चलिए, आप विधानसभा स्तर पर नहीं कर सकते, लोकसभा स्तर पर नहीं कर सकते, आप म्युनिसिपल इलेक्शन में करके दिखाइए, आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन में करके दिखाइए। आपके कार्यकर्ता को असल में कार्यकर्ता का शोषण बहुत हुआ कांग्रेस के अंदर। यही कारण है कि मैं कहता हूं हमेशा आपसे स्नेहा जी की एक जो परिवारवाद की परिपाटी पर पले बड़े दल हैं, इनके अंदर कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनाएं नहीं है, कार्यकर्ताओं के प्रति व्यवहार में वो अनुकूलता नहीं है जो आपको भारतीय जनता पार्टी जैसे ऐसे दलों में देखने को मिलेगी, जो एक विचारधारा को गढ़ने वाले दल हैं, जो एक व्यक्ति केंद्रित दल नहीं है, एक परिवार केंद्रित दल नहीं है। इसी का कारण है कि इनका कार्यकर्ता धीरे धीरे छिटकता चला गया। मैं अभी हमारे सम्मानित साथी को सुन रहा था कांग्रेस के, मैं आग्रह करूंगा अपने मिश्रा जी से, सम्मानित साथी से, कि जरा एक बार प्रयास करके देखिए और कभी ये उम्मीद कर पाएंगे आप कि कांग्रेस में आप वो मुकाम हासिल कर पाए जो आप भारतीय जनता पार्टी जैसे दलों में एक जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता कर लेता है, चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। क्या ये कल्पना मात्र भी कर सकते हैं मिश्रा जी? नहीं कर सकते। दिक्कत यहीं आकर के आ जाती है क्योंकि ये परिवारवाद के पालने पोषने वाले दल हैं, और इसी का कारण है कि इनका जो
कार्यकर्ता था वो धीरे धीरे छिटकता चला गया, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति उम्मीद में मेहनत करता है। स्नेहा जी, आप भी पत्रकारिता करती हैं, कभी आप फील्ड पे वर्क करती होंगी, आज आप एंकर हैं, कल आप चीफ एडिटर बनना चाहती होंगी। आपकी भी एक एम्बिशन होती है कि देश की सेवा करें, अपने चैनल की सेवा करें और आगे जाकर के उस सेवा करने का अवसर मिले, हमें भी मिले। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसे दलों के अंदर इस बात की दिक्कत है, जिसकी वजह से उनका कार्यकर्ता आज उनसे छिटक गया है। दूसरी चीज, स्नेहा जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ब्राह्मण समाज को दूसरा दलित करार दे दिया हमारे सम्मानित कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने। जरा ये बता दीजिए मुझे, एक छोटा सा आग्रह है मेरा आपसे कि इतने साल आपने सरकारें चलाई हैं और सरकारें चलाने के बाद आपने क्या किया विशेषकर ब्राह्मणों के लिए, मुझे बताना चाहिए। आज आपको देश में अगर पहली बार किसी भी सरकार ने इनिशिएटिव लिया ऐसे ब्राह्मणों के लिए जिनकी आप 50 लोगों की, अभी 50-500 परिवारों की लिस्ट सौंप रहे थे, ऐसे ही परिवारों की चिंता एक उस प्रधानमंत्री ने की जो गरीबी से निकल करके आया है और उसने 10% EWS आरक्षण दिया है, पहली बार देश में हुआ है। तो वो किसके लिए दिया गया? ऐसे ही गरीब ब्राह्मण परिवारों के लिए या सवर्ण परिवारों के लिए दिया गया है। दूसरी चीज स्नेहा जी मैं फिर कहूंगा आपको, कांग्रेस जब भी विपत्ति में पड़ती है तो कास्टिज्म को बढ़ावा देती है, देश को और समाज को तोड़ने की बात करती है जब भी विपत्ति में फंसती। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करिए, मुझे लगता है कि जनता आपके साथ खड़ी नजर आएगी। आप हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, कहीं कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। मैं आग्रह करूंगा आप तोड़िए मत। शोषित वंचित कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग में हो सकता है, उसकी चिंता करिए जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। ऐसे आप उस वर्ग की चिंता करिए, लेकिन जब आप सरकार में आ जाते हैं तो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं और अपने कुछ लोगों की चिंता करते हैं। यही बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस के पास। उत्तर प्रदेश की करें तो पूरी तरीके से अभी इन्होंने अच्छी खासी लंबी लिस्ट गिनाई है रत्नेश जी ने। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पसमानदा सम्मेलन, पसमानदा स्नेह यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। हालांकि पीडीए की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है और अब डीएम की बात को लेकर के कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। चुनौती बहुत ही गहरी होने वाली है और बड़ी होने वाली है, मान रहे हैं आप इसे? बिल्कुल नहीं, यही चुनौती 2014 में भी मिल रही थी, आपको अगर याद हो, क्योंकि सरकार 10 साल से कांग्रेस चला रही थी और नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए थे, केंद्र की राजनीति का उन्हें अनुभव भी नहीं था, तो कांग्रेस भी उन्हें बहुत हल्के में ले रही थी। और उसके बाद क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। जनता जनार्दन से लोकतंत्र में चलती है सरकारें, और कांग्रेस, मैं फिर कहूंगा आपको कि हमारे प्रवक्ता ने 150 उदाहरण गिना दिए और डिबेट का आधा समय केवल उदाहरणों में खर्च कर दिया। मैं केवल एक उदाहरण मात्र देता हूं कि ये कैसा कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद है, केवल एक उदाहरण से, क्योंकि ज्यादा समय बर्बाद करने से जनता को हास्यास्पद विषय में ले जाना अच्छी बात नहीं है। जनता को आप यथार्थपरक बात करिए। एक उदाहरण मात्र ये है कि राहुल गांधी जब राजनीति में पदार्पण करते हैं तो क्या वो बूथ अध्यक्ष रहे थे? मुझे बता दें रत्नेश मिश्रा, क्या वो किसी कैडर के किसी मोर्चे के पदाधिकारी रहे थे? मुझे बताएं, सीधे सीधे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया गया। क्या क्यों बनाया गया? कौन सी काबिलियत थी भाई जो रत्नेश मिश्रा में नहीं है? क्या वो राहुल गांधी में उससे ज्यादा काबिलियत थी? कहाँ पदाधिकारी थे? अरे भाई रत्नेश जी आप फिर बीच में आप बोलेंगे, रत्नेश जी आप फिर बीच में बोलेंगे, आप डरते बहुत हैं भाई, कांग्रेस के लोग डरते बहुत हैं, आप डरते बहुत हैं। स्नेहा जी ने समझाइए कि डरने से नहीं लोकतंत्र चलेगा, अब ये देश डरने वालों से नहीं चलेगा, अब ये देश सामंजस्य से चलेगा। आप डरने और डराने की परंपरा छोड़िए, आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप सुनेंगे ना कि कैसे काम चलेगा भाई। आप बोलने में विश्वास रखते हैं तो क्यों बोल रहे हैं भाई? मुझे बोलिए ना, आपका अपना करना है तब बोलिएगा। रत्नेश जी शांत होइए, आपकी बारी में विकास जी ने कुछ भी नहीं बोला था। स्नेहा जी मैं वही तो ठीक है, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, बाद में कह लीजिएगा, जब आपको मौका दिया जाएगा तब कह लीजिएगा। विकास जी का पक्ष सुनिए। जी विकास जी। स्नेहा जी, तो मोटी बात यह है कि स्नेहा जी, कोई भी आदमी अपनी राजनीति की शुरुआत कर सकता है। पंकज सिंह जी आज कितने वर्ष से राजनीति में सक्रिय हैं? इतने समय में अगर राहुल गांधी जी ने राजनीति में सक्रियता दिखाई होती तो मैं निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि पंकज सिंह जी अगर भाजपा में परिवारवाद होता तो वो राजनाथ सिंह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। राहुल गांधी से ज्यादा उनका लंबा राजनीतिक सफर है,
आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये परिवारवाद के ऊपर जब कांग्रेस ऐसी बातें करती है तो जनता बहुत तेजी से हंसती है, क्योंकि जिसके यहाँ 40 वर्ष केवल गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान रही हो, और उसके बाद भी जो अध्यक्ष बनाए गए, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, अध्यक्ष भरी मीडिया में ये कहता है कि जब बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। तो ये व्यवस्था वाले अध्यक्ष बनाए हैं कांग्रेस ने, अपनी जेब के आदमी बनाने का कल्चर रहा है कांग्रेस में। दूसरी चीज, मुझे एक बात नहीं समझ में आई, आपने लंबी चौड़ी लिस्टें गिना दी। आपको मालूम है कितनी नगर पालिकाएं हैं इस उत्तर प्रदेश में? कितनी नगर निगम जीती है कांग्रेस ने, मुझे बता। कितनी नगर निगम जीती है कांग्रेस ने, मुझे बताए ना। इसी उत्तर प्रदेश में 80 से पहले कांग्रेस की सरकार रही है स्नेहा जी। कभी मैं आपके सवाल पे भी स्नेहा जी आ रहा हूं, मैंने फिर कहा आपसे कि हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का उदय जब से हुआ है तब से हमने अंत्योदय की अवधारणा पे काम किया है। आपने हमारे कई कार्यक्रम देखे होंगे जिसमें हम हमेशा अंत्योदय को प्रबल मानते हैं, अंत्योदय की इच्छा से काम करते हैं। उसी अंत्योदय का परिणाम है कि हमने हर घर को रसोई गैस देने का काम किया। क्यों? हमने उस चीज को समझा। कांग्रेस ने वो किया ही नहीं, इसलिए उसमें कमी निकालेंगे आप। किया है आपने, क्या बताइए? हमने 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया, आपने उसमें तमाम कमियां निकाल दी, लेकिन आपने दिया क्या? आपने भी इस देश पे सरकारें चलाई, आपने दिया क्या? नहीं दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस कुछ करना नहीं चाहती है सिवाय बातों के। और रही बात राय अमेठी का चुनाव, जिनकी पंचानुगत सीट हुआ करती थी, वो पंचानुगत सीट आप हार गए। जो पुश्तों से चली आई थी सीट, वो आप सीट हार गए। तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। भारतीय जनता पार्टी का सफर अभी बहुत लंबा है, कांग्रेस अपनी चिंता करे। विकास जी, फिलहाल कांग्रेस के जय जवाहर जय भीम अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है और कांग्रेस कह रही है ये एक बड़ी रणनीति है उनकी, जिसके तहत भाजपा को मात देने में वो 2024 के चुनाव में कामयाब होंगे। तमाम यात्राएं कांग्रेस निकालती रही है, आपने भी ये देखा होगा, और सारे राजनीतिक दल निकालते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात इतनी है स्नेहा जी कि जनता के दिलों में आप कैसे जगह बनाते हैं। जब आपको सरकार में मौका मिलता है तब आप जनता की सेवा कैसे करते, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। आप यात्राएं निकाले ना निकाले, इनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जनता के लिए क्या किया, आप जनता की नजर में आपकी इमेज कैसी है, आप जनता के प्रति आपका समर्पण भाव कैसा है, उससे राजनीति में आगे आपकी जर्नी का डिसाइड होती है। मोटा मोटी सबसे बड़ी चीज ये है स्नेहा जी, जब हमने पसमानदा समाज के अगवा के रूप में हमने इस देश में एक मुस्लिम राष्ट्रपति देने का काम किया, अबुल कलाम आजाद जी, तो उसका विरोध करने का काम इसी कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? आज पसमानदा समाज के हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी राष्ट्रीय कमेटी में भी हैं, और आज हमने मैं आपसे कहूंगा, हमने मुस्लिम समाज की बात नहीं की, हमने हमेशा दबे कुचले और वंचित लोगों की बात की, चाहे वो किसी वर्ग किसी समाज में हो। आज पसमानदा के रूप में मुसलमानों के अंदर अगर ऐसा समाज है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब देश के प्रधानमंत्री हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो ये मंत्र देते हैं कि आपका ये काम होना चाहिए कि हम उस दबे कुचले की मदद संगठन के माध्यम से भी वैसे ही करें जैसे सरकार उनकी चिंता करती है। सरकार ये प्रयास करती है कि उनके घर में 2 जून की रोटी बन सके और उन्हें सारी वो सुख सुविधाएं मिल सकें जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ करके आए। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना होती है, यही हमारी सरकार की भी भावना है। ये बड़ा कारण बनने जा रहा है। मैं आज आपको फिर बता दूं आपको कि चाहे रामपुर की सीट हो, चाहे आजमगढ़ की सीट हो, और चाहे आप किसी भी प्रकार के बाई इलेक्शन हो, चाहे मेन इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में सारे चुनावों को बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मजबूती से लड़ती है। इसी का परिणाम है कि जनता का रुझान चाहे पसमानदा समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़े पैमाने पर लगाव बढ़ा है। इससे आप भी इनकार नहीं करेंगी। और इसका सीधा सीधा मैं बता दूं आपको, कारण यही है कि हमारी जो नेतृत्व है, हमारा नीति नियत और राजनीतिक रैली नहीं चल रही है यहाँ पर। हम उनके रत्नेश जी, बस उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आपको ही मौका दिया जाएगा। पहले भी मौका दिया गया था, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज कट गई थी। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया जा रहा है। बीच में बोलने की आदत है भाई, बीच में बोले। मैंने कई सवाल भी छोड़े थे, रत्नेश जी ने एक छोटे से विषय को बीच में पकड़ लिया और सारे सवालों को गोला मार गए। ठीक है, तो बीच में मुझे लग रहा है कि वो अन्य सवालों के भी जवाब देंगे। उसके आगे बढ़िए। परिवारवाद का एग्जाम्पल आपने दे दिया रत्नेश जी, उसके आगे बढ़िए। कई सवाल खड़े किए हैं।
जी अरे मैं वही जवाब नहीं आया। तो दूंगा ना। मैंने पूछा कितनी नगर पालिकाएं जीती, उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा कितनी पंचायतें जीत ली हैं आपने, उसका जवाब ठीक है विकास जी, जवाब के बारे में बताइए। रत्नेश जी, सीटों पर सवाल खड़ा किया है विकास जी ने, सीटों के बारे में बताइए। मैं आ गया। देखिए, भारत में केवल उत्तर प्रदेश एक जगह नहीं है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद या विधायक हैं? तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद या विधायक हैं? तेलंगाना में तमिलनाडु के बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में जवाब सुन लिया, हमें भी पता है कहाँ कितनी सीटें हैं, लेकिन विकास जी ने उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश पे जवाब दीजिए। सुनिए हम सुन रहे, हम पूरे देश का नहीं कंक्लूड कर सकते। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो जवाब दीजिए जी। हम एक प्रदेश में कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी 8 से 9 प्रदेशों में कमजोर है। ठीक है, केवल उत्तर प्रदेश जीत के आप ये कहते हैं कि नहीं पूरे देश की सरकार, तो भैया केवल 80 सीटों पे उत्तर प्रदेश चुनाव ले लीजिए, बाकी मत लड़िए और बना लीजिए सरकार। मैं कहा कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत बड़ी हस्ती में है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि हम जनता की बात उठाना बंद कर दें। हम जनता। विकास जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 2 मिनट। देखिए, मैं फिर कहूंगा आपको, चाहे पसमानदा समाज हो, चाहे वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दबो कुचलों की राजनीति करती रही, क्योंकि हमारी अवधारणा है ये। हम कोई ऐसी चीज नहीं है जो नई चीज बोल रहे हो, हम एकात्म मानववाद और अंत्योदय को आगे लेकर के चले हैं और हम वर्षों से उसी अवधारणा पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने वाली पार्टी नहीं है। हम हमेशा परिस्थितियों का सामना करने वाले दल है और हम किसी की चापलूसी से आगे नहीं बढ़े हैं। आप समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी संघर्षों से, आंदोलनों से निकला हुआ दल है और हमेशा हमें मालूम है कि जनता की तकलीफें क्या होती हैं और जनता को जरूरत किस चीज की, और हमने उन जरूरतों को पूरा किया। अरे भाई, इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं रत्नेश जी, और उत्तर प्रदेश को केवल एक राज्य कह करके आप किनारे कर देते हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की। ये समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश इस पूरे विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। यह भी समझना चाहिए रत्नेश जी को। और मुझे लगता है रत्नेश जी अभी सीना ठोंक करके गोंडा की बात कर रहे थे कि मैं गोंडा से आता हूं, तो वो गोंडा भी आप, हमें लग रहा है, उड़ीसा में ही शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो आपका जनाधार है नहीं, तो आप उसे भी उड़ीसा में शिफ्ट कर लीजिए। दरअसल दिक्कत यहाँ पर है कि ये लोग, रत्नेश जी डरिए मत, कोई बात नहीं। दरअसल दिक्कत यहाँ पर है, स्नेहा जी, जवाब नहीं दिया आपने, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कहाँ हैं? कल्पना करिए, आप कहाँ हैं? आप जहाँ स्वयं सरकार बनाते थे, वहाँ आप लोगों के सरकार में शामिल हो रहे हैं। चाहे आप गुजरात, चाहे आप मध्य प्रदेश हो, चाहे आप महाराष्ट्र हो, चाहे आप बिहार हो, आज आप थर्ड पार्टी सहयोगी के रूप में है, जहाँ आप स्वयं सरकारें चलाया करते थे। ये कांग्रेस की स्थिति है आज देश के अंदर, है तो तभी जब नीति, नियत और नेतृत्व कांग्रेस का खराब रहा है, तभी तो आज ये स्थितियां हैं जिस देश के 70%। अरे सर, आप सुनिए, डरिए मत रत्नेश जी, वरना मैं भी बीच में बोलूंगा, फिर आपको दर्द होगा। आपको दर्द बहुत जल्दी होने लगता है, दिक्कत ये है। आज इस देश के 70% राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती है, तो होलसेल उसकी सरकारें हुआ करती थी। आज इस देश में केवल 2-3 राज्यों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस कहीं स्वयं की सरकार में है, कहीं ना कहीं सरकार की सहयोगी है। तो अपनी स्थितियों का आकलन न करना ही कांग्रेस के लिए घातक होने वाला है। आप हमसे सवाल करने से पहले 4 बार स्वयं की तरफ देखिए रत्नेश जी। ठीक है, क्या हमने लोगों को एक भ्रष्टाचार दिया, हमने लोगों को भ्रष्टाचार दिया, हमने लोगों को जातिवाद पे बांटा, हमने लोगों को हमने राष्ट्र को बांटा, हमने देश के टुकड़े कर दिए। यह भी स्वीकार करिए ना, यह भी स्वीकार करिए भाई कि हमने अगर 370 को, जब आप बोलेंगे तो वो बोलेंगे, आप भी तो यही कर रहे थे ना। आप बीच में बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। ठीक है विकास जी, ठीक है, रखिए रत्नेश जी पर। खाऊंगा तो खाओगे, मैं जहर खाऊंगा तो खाओगे। अरे भैया, आप जहर खा लीजिए, भैया, आपको खाने का शौक है, आप खा लीजिए। आप जहर खाना चाहते हैं, खा लीजिए। ये सुबह भिंडी बाजार नहीं है भाई रत्नेश जी, आप हमेशा। चलिए, मुद्दे में खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड है, चाहे नाम बताइए या फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है 70% देश के राज्यों में सरकारें हुआ करती थी। आज आप 4-5 प्रदेशों में समेट गए हैं, और आप अगर 2-3 से संतुष्ट हैं, विकास जी
तो आप पान से संतुष्ट होइए, आपको संतुष्टि मुबारक। आप ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।